नमस्कार, मैं हूं सीकेन शेखर वाजपेयी और गोल तंत्र के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि देश जो है 75 वर्ष के सफ़र पर कहाँ खड़ा है। लास्ट मैन की स्थिति इस देश में क्या है? जो लोग खास तौर पे फुटपाथों पे रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है? जो देश खास तौर पे एक लंबे समय को देखा है, लंबे राजनीतिक अनुभव को देखा है, ऐसे में लोकतांत्रिक ढांचा इस देश की स्थिति को कितना बदल पाई है। तो ऐसे में कुछ पन्नों के सहारे आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। कुछ पन्नों के सहारों में कई बातें होंगी। विशेष तौर पे मैं जिक्र आज के इन पन्नों के जरिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आज जिन शब्दों के जरिए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, ये बातें आम जनता, विशेष तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा बिहार के उन तमाम पिछड़े लोगों का मैं जिक्र विशेष तौर पे करूँ, राजस्थान का जिक्र करूँ, हरियाणा का जिक्र करूँ, दिल्ली का जिक्र करूँ, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के उन गांवों का जिक्र करूं जहां पे इस वक्त जीवन सबसे ज़्यादा कठिन हो रही है। जीवन कठिन इस रूप में हो रही है तब जब हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। क्या ये देश में इतनी काबिलियत है? क्या इस देश की ज़रूरत इस रूप में आ गई है कि जिस स्थिति में हमें आज़ादी मिली, उस स्थिति के चुनौतियों को हम पार कर गए हैं? जिस स्थिति में हम आज़ादी के लिए तड़प रहे थे, उन स्थिति की वाकई जो समस्याएं थी उसे हम पार कर गए हैं। लेकिन नहीं, ऐसे स्थिति में मैं कुछ बातों का जिक्र करूं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दरअसल सरकारी मंशा क्या है, सरकार जो है क्या सोचती है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है वो दरअसल देश की इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में क्या कुछ नज़र आ रही है। लेकिन तमाम पहलुओं का जिक्र करूं, इसके पहले हम सभी ये जान लें कि आज़ादी के 75 वर्ष के दहलीज पर आ गए हैं। कुछ कहें, कुछ सुने, लेकिन इसके पहले मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। यकीन है आप सभी इसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। मित्रों, मैं किसी बात का जिक्र करूं, इसके पहले इस बात को जान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव कहकर जश्न मनाने में डूब चुके हैं और इस विशेष अवसर को सिर्फ 5 शब्दों के करीब रखा है। और ऐसे में इन 5 शब्दों पे हमारी निगाहें जाना सबसे महत्वपूर्ण है। पहला शब्द स्वतंत्रता संग्राम है। यकीन मानिए, इस सरकार के बारे में मैं कुछ अगर जिक्र करूं तो आप इस बात को जान लीजिए कि गरीबी के सामने ये सरकार जो है खलनायक की भूमिका में नज़र आ रही है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरों पर नज़र डालें तो युवा बेरोजगार है। अगर आप न्यायालय के दरवाज़ों पर अगर नज़र आप लेकर जाएं तो जो लोग हैं वो न्याय की भीख मांग रहे हैं। जिस युवा ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वही हाथ इस बार हमने देखा कि तलवार लेकर, जी हाँ, जो युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिस हाथ से वोट दिया, वही हाथों में तलवार देखा। और दरअसल ये सड़कों पे जिस तरह के संस्कार विकसित किए जा रहे हैं, तो क्या ये बात हम मान लें कि युवा जो है मजबूर हो चला है? और ऐसे में देश के सरकारी विद्यालयों पर अगर आपकी निगाहें जाएगी तो जो सरकारी शिक्षा कह ले, जो सरकारी व्यवस्था कह ले, विशेष तौर पे जिस बच्चों को लेकर जिक्र किया जाता है कि साहब बच्चे तो भविष्य हैं, तो वो सरकारी व्यवस्था बच्चों को कितना तैयार कर रही है इस देश के भविष्य बनाने के लिए। तो साहब जो हकीकत है वो ये कि सरकारी शिक्षा अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गई है। मोदी सरकार में लोग भयावह बीमारी के इलाज के लिए लाखों रुपए 2 से 3 दिन में अपना जमीन घर बेचकर इलाज करा रहे हैं। दरअसल आप अगर नज़र लेकर जाएं तो मोदी सरकार में इतनी हैसियत नहीं है कि इलाज के अधिकार का जो कानून है उसे पूर्ण तौर पर, मतलब ताल ठोक कर आम जनता के लिए लागू कर सके। जब इस देश में आप फूड सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं, जब आप इस देश में राइट टू एजुकेशन का जिक्र करते हैं, तो आप क्यों इस ओर सोचने के लिए आप में वो क्षमता नहीं है?
क्या इस देश में रेड कारपेट पे अमृत महोत्सव मनाना उतना महत्वपूर्ण है, या फिर रेड कारपेट पे आम जनता को लाकर बेहतर इलाज करना महत्वपूर्ण है? आपको समझना पड़ेगा इन तमाम पहलुओं पर। मतलब साफ है, जब आप इन तमाम चुनौतियों पर आप नज़र डालेंगे तो एक बात तो साफ है कि जो चुनौतियां हैं वो मुहबाए खड़ी है, और हम जो हैं एक खलनायक की भूमिका में अपने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करके नायकों जैसी अपनी छवि बनाने में लगे हैं। ऐसे में इस देश की ज़रूरत क्या होनी चाहिए? अगर मैं जिक्र करूं कि साहब स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे, क्या उन्होंने ऐसा कुछ काम किया कि वो इवेंट्स कर रहे थे? उस वक्त के जो नायक थे उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई? और आज के जो सेनानी हैं, खास तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम टॉप लीडरशिप का जिक्र करना चाहूँगा, तमाम चुनौतियों के बीच इनकी रणनीति किस तरह की इशारा कर रही है। मतलब साफ है, चुनौतियां मुहबाए खड़ी है, और हम हैं जो खलनायक की भूमिका में अपने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करके नायकों जैसी अपनी छवि बनाने में लगे हैं। ऐसे में इस देश की ज़रूरत क्या होनी चाहिए? यही ना कि नायक बनकर इन चुनौतियों का सफाया करे। क्यों, कोई शक तो नहीं ना? खैर, साहिब हैं, सरकार है, सत्ता में हैं, तो अपने हिसाब से सियासत की गोटी चलेंगे ही। गोटी में राज्यों के भाजपा कार्यकर्ता को वैसे ही जुटाएंगे जैसे साहेब वोट लेने जाते हैं। यकीन जानिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकारी कार्यक्रम कम, पार्टी कार्यक्रम ज़्यादा नजर आ रही है। यह भी मान लीजिए कि इन नेताओं से ना आपको ना आपके बच्चे को स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रहे हैं, खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा जो उस दौर के जो नायक रहे हैं, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलने वाली है। आप ये मानकर मत चलिए कि स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जब नरेंद्र मोदी जी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में वो पूरी जानकारी आपको दे देंगे। बहुत प्लांटेड वे में चीज़ें आयोजित की जा रही हैं। जिनका जन्मदिन है उनका जन्मदिन वैसे ही मनाया जा रहा था, इस बार जो है सेलिब्रेशन का बड़ा रूप हो गया है। यहाँ मेरी आपसे सलाह है कि 100 रुपये का नेट रिचार्ज करके 10 स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जीवनी पढ़ लीजिए। रैली में जाने के खर्चे के बराबर आप देश हित में घर में बैठकर अपने आज़ादी के नायकों को जान जाएंगे। आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव पूर्ण हो जाएगा। मोदी जी या भाजपा का कोई नेता आपके क्षेत्र में आपके टैक्स का करोड़ों रुपए खर्च करके टेंट या तंबू गाड़ के बीच धूप में अगर 2 कौड़ी का भाषण सुनाए तो इन्हें बोलिए, मुझे कोई राजनीतिक भाषण नहीं चाहिए। विद्यालय में पैसा लुटा ही रहे हैं, शिक्षक और विद्यालय का इलाज भी कर दीजिए। इन्हें साफ संकेत दीजिए कि विद्यालय अगर अपना काम करने लगे तो हम गुमनाम नायकों की कहानियों को अपने जहन में जीवंत कर लेंगे। हम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को ऐसे ही जान लेंगे, मगर इवेंट्स के नाम पर देश का करोड़ों रुपए बर्बाद करके इनके इवेंट्स हवस को खत्म करना इस वक्त की ज़रूरत है। एक बात आप जान लीजिए कि देश का पैसा लुटा के पार्टी का एजेंडा मजबूत हो सकता है, मगर स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के जीवन को जिस रूप में भारत ने देखा है उसके लिए रेड कारपेट इवेंट्स की कतई ज़रूरत नहीं है। जिन नायकों ने लाल रंग में खून की होली देखा हो उसके याद में आप लाल कारपेट पर लाल होकर भाषण का सहारा ले रहे हैं, इस बात को जानते हुए कि सैकड़ों समस्याएं आम जनता की जान ले रही है। क्या यही संस्कार आज के भारत और आज के पीएम को स्वतंत्रता के वीरों से मिली है? जब तक कक्षा के किताबों में, विद्यालयों के संस्कारों में व्यवहार विकसित करके पहल नहीं करते हैं, तब तक मुश्किल ही नहीं, यकीन मानिए नामुमकिन है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के एक दिन की भाषण से नायकों को समझना। उम्मीद है जिस संकेत को लेकर मैं आपसे बातें कर रहा हूं उसे आप विशेष तौर पे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। साहब ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के करीब दूसरे शब्द को ideas@75 कहा है। इस थीम के बारे में कुछ जिक्र करूं इससे पहले जान लीजिए कि इसका उद्देश्य भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना है, मगर इसकी स्थिति मौजूदा भारत के सामने जो बन रही है वो बहुत ही शानदार है। इस थीम को बढ़िया से समझाने के लिए मैंने आपके लिए विशेष तौर पे एक उदाहरण सेट किया है। आप इसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण में एक माता जी हैं और उनका एक लाडला सा छोटा सा बच्चा है। तो वो माता अपने बच्चे को पहली बार विद्यालय भेजती है। अब उसकी माता जी जो है बाल बढ़िया से कटवा देती है,
डव साबुन से नहलाने की कोशिश करती है, एकदम आयरन किया हुआ वाइट रेमंड का शर्ट टाई के साथ पहना देती है, जूता भी ब्लैक का मगर बगैर पैंट के नंगा विद्यालय भेज देती है। और नंगा इसलिए भेजी है क्योंकि बच्चा पैंट में सूसू कर सकता है, इस बात का डर है उस माता को। मतलब इस देश की सरकार की स्थिति ऐसी है कि सरकार हालात को नंगा रखेगी और सरकार को शर्म आती है तो आए, मगर इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की यही स्थिति है। दरअसल हिंदुत्व के डर ने आम जन को इतना मजबूर कर दिया है कि अब देश का मतलब भारत है और भारत का मतलब भाजपा है। क्या राज्यसभा, क्या लोकसभा, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या कोर्ट कचहरी, और इस बात का भी जिक्र, क्या डीएम का दफ्तर और क्या वर्दी वाले बाबू का टेबल। गुंडागर्दी से गुंडागिरी पर समाज खड़ा है, मगर सरकार ताल ठोक के बनती रहेगी। चुनाव आयोग को इतना होश ही नहीं है कि अपनी वजूद को भी समझ सके, वरना बहुत कुछ शानदार हो सकता था। अब जरा समझिए ना कि दरअसल चुनाव आयोग की जो भूमिका है इन तमाम चुनावों को लेकर, चाहे आप विधानसभा का जिक्र कीजिए, चाहे आप लोकसभा का जिक्र कीजिए, इन तमाम परिस्थिति में किस तरह की भूमिका आप देखते हैं। ऐसे में अब आपको समझना होगा कि 75 वर्ष पर जो विचार का जो ठेका जिस रूप में चलाया जा रहा है तो वो है क्या, और इसके साथ चुनाव आयोग के लोग इतने प्रभावित होने के भूखे हैं कि अपने विद्यार्थी मोदी जी से प्रभावित हो जाते हैं। इनकी गाइडलाइंस की हैसियत इतनी है कि 2 कौड़ी का अपराधी भी विधायक बन सकता है, और ना सिर्फ बन सकता है बल्कि बन जाता है। ये लोग सम्माननीय और आदरणीय की फैक्ट्री चलाते हैं। तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि दरअसल जो देश का जो ये पूरा स्ट्रक्चर, विशेष तौर पे आइडियाज़ एट 75 का जिक्र हो रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। तो जी, देश का पीएम अपने वेबसाइट से 3 सेट टोपी मात्र 99 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब आप समझिए, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या कर रहे हैं, टोपी बेच रहे हैं। कितनी शानदार आइडिया है ना कि हमारा पीएम जो है टोपी बेच रहा है। मास्क 299 का एक सेट में 3 पीस है, चाहिए तो ले लीजिए। 89, 99, 199, 299 में साहिब जो हैं टी शर्ट का भी प्रचार कर रहे हैं। वैसे आप लोग मोदी जैकेट के ज़्यादा शौकीन हैं, 499 रुपये में साहब दे रहे हैं। आज समय निकालकर merchandise.narendramodi.in पर जाइए और वक्त के नाते साहिब के व्यापार में भागीदार बनिए। पत्रकार साथीगण जिन्होंने साहिब के दहलीज पर राष्ट्र के नाम अपनी 2 कौड़ी की पत्रकारिता बेच दिए हैं, तो उन्हें 199 का कम से कम 10 कलम और ज़्यादा से ज़्यादा 1099 का 100 कलम याद से खरीदना चाहिए। नमो पत्रकारिता करने के लिए नमो कलम के सहारे 2 शब्द लिखना जरूरी है। आप सोचिए कितने शानदार आइडिया के माहौल में हैं, जहां का पीएम आपका दुकान का धंधा मंदा करके शानदार आइडिया से अपना दुकान चला रहा हो। आइए आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस विशेष अवसर पर आज़ादी के 75 वर्ष के शानदार सफ़र को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों पर जश्न मनाने के लिए मजबूर होते हैं। उम्मीद है आप जल्दी में नहीं होंगे, क्योंकि 75 वर्ष बहुत मुश्किल से आज़ाद भारत की किस्मत में हम सभी एक साथ देख रहे हैं। आज का नेता अगर उस दौर में जन्म लिया होता तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही लड़ कटकर मर गया होता। मगर एक बात तो है कि संघ और भाजपा के नेताओं को यही लगता है कि राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ठेकेदार हम ही हैं। तो ऐसे में कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज़ नवाब सिराजुद्दौला, जंगे आज़ादी का पहला शहीद जिसने मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए लेकिन अपने खास सलाहकार की गद्दारी से मारा गया। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, अंग्रेजों भारत छोड़ो और साइमन वापस जाओ जैसे नारा देने वाले समाजवादी मजदूर नेता और मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मरहूम यूसुफ मेहर अली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी। सिर्फ यही नहीं,
इनकलाब जिंदाबाद हो या जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, या फिर जिस तिरंगे के रूप को आप देखते हैं और निहारते हैं, उसे भी मुस्लिम धर्म के नायकों ने इस देश को आज़ादी के साथ सौगात दिया है। मगर आज क्या हो गया है समाज को, आपको भी सोचना पड़ेगा। गांव से आया हूं, दादाजी अगर गांव में इज्जत और सम्मान पाने वाले होते हैं तो बेटा तो छोड़िए साहब, पोता को भी शानदार सम्मान दिया जाता है। हम ऐसे संस्कृति को देखे हैं, मगर आप लोग कौन सी छवि को इस देश में जगह दे रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपसे अब शेयर करूंगा। आप में से कई लोग समाज और राष्ट्र के अपराधी को धर्म के चश्मे से देखने का ठेका चला रखे हैं, मगर अमृत महोत्सव है तो मोदी जी संकल्प जो है ले रहे हैं, और संकल्प एट 75 का जिक्र हो रहा है, रिजॉल्व एट 75। संकल्प मोदी जी के जुबान पर भाषण में तल्ख और गर्व के साथ आते जाता रहता है, मगर फिलहाल पिछले 5 वर्षों का साहब का संकल्प तो ये दिखा है कि साहब एक दिन में 2,74,00,000 रुपए का प्रचार जबरदस्त तरीके से किए हैं। तो ऐसे में ये प्रचार से इस देश की छवि बने या ना बने, लेकिन मोदी जी की छवि कितनी शानदार हो सकती है वो हम सभी देख रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश के युवा के पास इतना पैसा नहीं है कि बिहार से ट्रेन के उस कोच में बैठे, जिस कोच में एसी की शानदार व्यवस्था हो, और दिल्ली पहुंच जाए। दिल्ली इसलिए पहुंच जाए क्योंकि रोजगार चाहिए। जी, ये देश की स्थिति ऐसी है। आज के बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके पास ये क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनका एक दिन का जो बजट था, मतलब 5 साल का रिकॉर्ड है ये। नरेंद्र मोदी जी प्रचार पे एक दिन में 2,74,00,000 रुपए खर्च किए हैं। तो ऐसे स्थिति में आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जनता के द्वारा चुना गया नेता जनता का कितना होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भी अगर पीएम बाबू कह रहे हैं तो महोत्सव ही मनाते रहिए, मगर साहिब का ये भी कहना है कि हमारे सामूहिक संकल्प सुनियोजित कार्य योजनाओं और दृढ़ प्रयासों से ही विचार कार्यों में परिणत होंगे। इस विषय के तहत कार्यक्रमों में संविधान दिवस, सुशासन सप्ताह जैसी कई पहल शामिल है, जो उद्देश्य की गहरी भावना से प्रेरित होने के साथ साथ ग्रह और लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को जीवंत करने में मदद करती है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, देश का जो नायक है, जो संविधान और सुशासन की बात करता है, वो दरअसल संविधान की ज़रूरत को भी समझने योग्य है या नहीं। क्योंकि संविधान की जरूरत इस देश में यह कतई नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ संविधान की पूजा करो। संविधान की जरूरत तो इस देश में जिस जीवन के मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, आप महसूस करेंगे कि उसी जीवन के मूल्यों को हाशिए पर ले जाकर इस संविधान के चौकीदारों ने खिलवाड़ करते हुए अपने जीवन के मूल्यों में विस्तार किया, और ना सिर्फ विस्तार किया बल्कि अय्याशी भी किया, और इसके साथ ही अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी इस देश को जागीर बनाकर रखा है। बियॉन्ड द थर्ड के रिपोर्ट में जहां से पीएम सांसद हैं, वहां की कई ऐसी कॉलोनी हैं जहां पीने के लिए पानी देने की भी हैसियत में सरकार नहीं है। मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। जी हाँ, सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने ही क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था करे। जिस संविधान के बारे में आज संकल्प लेकर दिवस और जश्न का पिटारा बनाया जा रहा है, आज उसी संविधान के नायक बाबा साहब के समुदाय के लोगों के साथ मोदी सरकार वाराणसी में ही योजनाओं के साथ लावारिस साबित हुई है। जी, इस तस्वीर की भी आप झलक देख लीजिए। लावारिस शब्द का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोदी की भ्रष्ट नीति इतनी फैली है कि योजना होकर भी आम जन का योजना नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि आज सरकार की योजना लावारिस के रूप में भटक रही है। यह उत्तर प्रदेश का हाल है, जहां योगी भी हैं, जहां मोदी भी है और मां गंगा भी। यकीन नहीं आए तो बियॉन्ड द थर्ड आई पर जाकर जागो मोदी जी जागो देख लीजिएगा। इस बात को अग्रेसिव होकर रखने की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि पीएमओ की इतनी हिम्मत है कि रिपोर्ट देखते ही इस स्टोरी को क्लोज कर दिया गया था।
वो भी बिना एक्शन लिए। अब इन तथ्यों के सहारे आप संविधान दिवस की जरूरत को समझिए और सुशासन सप्ताह पर आयोजित होने वाले इवेंट्स को भी समझिए। क्या नेता और क्या मोदी के लेफ्ट राइट बैठे वो IAS अधिकारी भारत माता के अगर सच्चे सपुत्र होते ना, तो PMO के सारे अधिकारी को 1 मिनट में छुट्टी कर देते। मगर साहब का देश है, सत्ता है, सबसे शक्तिशाली हैं, तो जियो जी भर के। क्यों मोदी जी, क्या फर्क पड़ता है? मगर इस सच को कौन दरकिनार करेगा कि बियॉन्ड द थर्ड आई के दहलीज पर मोदी जी भी 75 के दहलीज पर इतने लापरवाह PM और सांसद एक साथ साबित हुए। यकीन मानिए यह भ्रष्ट सरकार की साफ तस्वीर है, आप सभी देख सकते हैं और PM मोदी के सामने आकर साफ साफ सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अगले पहलू एक्शंस @75 की। इस पहल के जरिए सरकार द्वारा नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना है। प्रकाश का मतलब आप समझिए, लाइट, और लाइट में ही तस्वीर अच्छी होती है। अभी मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आप यकीन मानिए कितनी रोशनी है जो इस चेहरे को चमकाने के पीछे लगी है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रकाश डालने का जिक्र कर रहे हैं, तो तस्वीर उस रूप में ही अच्छी आएगी जिस रूप में प्रचार की ज़रूरत है। आप समझिए, किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है उस देश के आम जनता के लिए अधिकतम सरकारी व्यवस्था, क्योंकि उस व्यवस्था के लिए देश की जनता ही अपनी अहम योगदान देश के नाम कुर्बान करती है। ऐसे में अब देश की हालात और सरकार की असल औकात को ठेठ भाषा में समझिए। गरीब और भीख मांगने वाला देशभक्त के हिसाब से सरकारी शिक्षा की क्या स्थिति है? क्या इस देश में गरीब और भीख मांगने वाले को आप सरकारी शिक्षा से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। सरकारी हेल्थ केयर की व्यवस्था क्या है इन लोगों के सामने? आप नहीं बता सकते हैं। सरकारी ज़मीन, चाहे वो सड़क हो या रेलवे स्टेशन, जहाँ पे वो रहते हैं, वही जगह है, वही जीवन का आधार है, वही घर है, वही द्वार है, जीना भी वहाँ है, मरना भी वहाँ है। आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि वो तमाम लोग जो गरीब हैं, वो लोग वहाँ मर जाते हैं बीमारी से, सरकारी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो इस देश की ऐसी जनता का समूह है जो ग्राम सभा से लोकसभा तक के चुनाव में सम्मानपूर्वक या कभी कभी 500 से 1000 रुपए में बिक कर वोट करता है, या कभी कभी बोतल के साथ मुर्गा के स्वाद को भी चखकर वोट करता है। बिहार से हूँ तो वहाँ लिट्टी चोखा ज़्यादा मशहूर है, तो साहब वोट का धंधा बड़े बड़े नेता लोग वहाँ करते हैं लिट्टी चोखा के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा का ही ये काम है, भाजपा के साथ सबकी शक्ल एक जैसी ही है, मगर उस जनता को क्या मिलता है? अगर एक लाइन में बोलूँ तो मिनिमम गवर्नमेंट सपोर्ट। और ऐसी स्थिति में अब उस जनता के करीब आपको खुद को रखकर समझना पड़ेगा कि दरअसल इस देश की स्थिति जिस रूप में बन रही है, तो स्थिति क्या कुछ भारत के लिए संकेत दे रही है। और ऐसे में इस ग्राफ को समझना इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, तब जब आज़ादी का अमृत महोत्सव इस देश में मनाया जा रहा है। बेचारा राष्ट्रभक्त इसलिए क्योंकि वोट दिया है। मैं बात उन लोगों का कर रहा हूं जो ग्राम सभा से लेकर लोकसभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक साधारण आदमी का मैं जिक्र कर रहा हूं, और साधारण आदमी का जिक्र इसलिए क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और ऐसे में इस ग्राफ को समझिए कि उस सामान्य आदमी का जो ग्राफ है वो किस रूप में है। मैंने इन्हें बेचारा राष्ट्रभक्त कहकर संबोधित किया है, इसलिए क्योंकि वोट देता है। राष्ट्रभक्त इसलिए नहीं कि मोदी मोदी कर रहा है और भाजपा का झंडा ढो रहा है। एक सामान्य से घर में रहता है, जिस घर में कोई खास खाना बनाने के लिए कमरा तक नहीं होता, जहां खाना बनाता है उसी के करीब खाना खाता है और उसी के करीब सोने तक का जुगाड़ करता है। मतलब सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपने भाजपा सेना के साथ झुनझुन्ना की तरह बजा रहे हैं, और जनता मिनिमम गवर्नेंस के साथ दर्द में आह आह कर रही है। यह एक उदाहरण है। आप यकीन मानिए, इन परिवारों के अधिकतर बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, और परिवार के लोग विद्यालय वाले को ट्यूशन फी भी देने के काबिल नहीं होते। मतलब एक तरफ निजी विद्यालय का पूरा प्रबंधन जो है अब आह आह कर रहा है, और दूसरी तरफ
वो परिवार, जिस परिवार को ट्यूशन फी देना है, वो परिवार भी कर्ज में जा रहा है और वो भी आह आह कर रहा है। सरकारी विद्यालय में तो शिक्षक को मोटी कीमत मिल रही है, पर उसके किस्मत में इतने गरीब और अशिक्षित लोगों की जमात है कि शिक्षक जो है मात्र 5 से 10% बच्चों को शिक्षा देने के वास्तविक रूप में काबिल है। अब इस बात को समझिए कि सरकारी विद्यालय का सेटअप अगर मैं बिहार के संदर्भ में बात करूं तो एक कक्षा में मात्र 5 से 10% बच्चे ऐसे हैं जो बेहतर पढ़ रहे हैं। और बेहतर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स थोड़े अच्छे हैं। शिक्षकों में इतनी गुणवत्ता नहीं है जो आज इन बच्चों की जिम्मेदारी ले सके। ये बिहार का जिक्र है, महाराष्ट्र का जिक्र है। महाराष्ट्र में मैं गया हूँ, वहाँ की स्थिति मैं देख रहा हूँ। वहाँ के गार्जियन तो सरकारी विद्यालय से दूर हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति और ज़्यादा खराब है। अब जैसे जैसे दूर दराज के गांव में जाएंगे वहाँ की स्थिति और ख़राब होती जाएगी। लेकिन इन तमाम स्थिति के बीच आप जरा समझिए कि एक लास्ट मैन किस तरीके से सेगमेंट बाय सेगमेंट आह की आवाज़ में है। और जो 5 से 10% एक विद्यालय के कक्षा में जिस तरीके से मिल रहा है, वो भी परिणाम जो है भगवान भरोसे है। मतलब एक वाक्य में इस बात को समझे तो सरकारी विद्यालय के 90% शिक्षक अपनी इच्छा शक्ति को मौत के घाट उतार दिए हैं। शिक्षा के नाम पर शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ क्लर्क के रूप में ड्राफ्टिंग हो रहा है। बच्चों को देश का भविष्य बनाना, सिर्फ अगर इस वक्त देश में किसी मुख्यमंत्री को अगर आप देखेंगे तो सीएम केजरीवाल ही बोल्ड होकर जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं और असल हैसियत में हैं। बाद बाकी तो संविधान और कानून का पालन करने के लिए बस ड्यूटी निभा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर इस संविधान में लिखा होता कि जिस शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अगर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और जीवन में असफल रहा तो शिक्षक को दंडित किया जाएगा, अगर अभी तक ऐसा अगर हो गया होता तो इस देश के सरकारी विद्यालय के तकरीबन 90% शिक्षक बच्चों के भविष्य बर्बाद करने के लिए आपराधिक साबित हो गए होते। मतलब आप अगर ज़मीनी स्तर से सरकार की एक्टिविटी को सामान्य मानवीय के रूप में देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो सफ़ेद कुर्ताधारी जो सबसे ज़्यादा गांधी और अंबेडकर को याद करता है या तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य मानवीय के चौखट पर आकर जब याद करता है तो विशेष तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सामान्य मानवीय के चौखट पर ये तमाम लोग जो हैं योजनाओं के साथ आपराधिक भूमिका में नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर किसी नेता की अगर वाकई अगर काबिलियत को समझनी है तो आप उस नेता की पर्सनालिटी को लास्ट मैन के चौखट पे खुद को ले जाके आप समझिए। आप जब उस चौखट पे कदम रखेंगे और उस गांव के लोगों से जब आप मिलेंगे तो उस नेता की असल पर्सनालिटी आपको साफ तौर पे दिखेगी। मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिन लोगों के यहाँ विकास हो गया है, मैं जिक्र वहाँ कर रहा हूँ जहाँ पे विकास होता नहीं है लेकिन उसको दबाकर आज का जो नेता है क्रेडिट लेता है। और ऐसे में आप बोल्ड होकर पीएम मोदी जी का भी आप नाम ले सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपने जहन में एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि इस देश का वह कोई भी नेता हो या नेता का बाप हो, अगर उसने योजना बनाया है और उस योजना का लाभ आम जनता को 100% नहीं मिला है तो यह साफ है कि उस योजना में धांधली हुआ है। और धांधली का अर्थ ये होता है कि वह नेता आपराधिक प्रवृत्ति का है। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मैं अब आपके बीच उठाना चाहूँगा वो ये कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की योजना को अब आप एक एक करके उठा लीजिए। पीएम आवास योजना का सैकड़ों मामले जो है बियॉन्ड दी थर्ड आई पे हमने दिखाए हैं। वाराणसी का जिक्र मैं बार बार करूँगा क्योंकि घोटाले का प्रचंड मामला आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने वाराणसी से ही दिखाया था, जहां पर हमने साफ तौर पे देखा कि कई माँ ऐसी हैं जो आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इंतज़ार में बैठी हैं, मगर ना योगी की सरकार दे पाई ना मोदी की सरकार दे पाई। अब ऐसे में मोदी जी Action@75 के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं, जरा उनकी बातों को भी समझते हैं। उनका मानना है कि यह विषय उन सभी प्रयासों पर केंद्रित है जो नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालते हुए भारत को कोविड के बाद की
दुनिया में उभरने वाली नई विश्व व्यवस्था में अपना सही स्थान दिलाने में मदद करने के लिए किए जा रहे हैं। यहाँ एक बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है और वो बात है दुनिया में उभरने वाली नई विश्व व्यवस्था में अपना सही स्थान दिलाने में मदद करना। साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आप जिक्र कर लीजिए। भारत में न्याय की भीख मांगी जा रही है, मुंह बोली कीमत मांगी जा रही है, मगर पीएम साहब आज तक कभी आम आदमी के दर्द को नहीं समझे। जिस मंत्री को न्याय व्यवस्था पर बात करने की जरूरत है, आज वह नेता, वह मंत्री विश्व व्यवस्था की बात कर रहा है। आप खुद निर्णय कीजिए कि क्या आप में इतनी हैसियत है कि लाखों रुपए की बोली इस देश में सिर्फ कानून के धाराओं से निकलने और किसी को फंसाने, किसी को दंडित करने या फिर किसी की जिंदगी को उसी संविधान के नीचे दफन करने का खेल खेलते रहें? क्या न्याय व्यवस्था के विकलांग संस्थानों के सामने हम सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या यह खेल इतना रोमांच से भरा है कि देश भी इससे कमाने का जरिया बनाते रहे? आपको कैलकुलेशन समझना होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विशेष रूप से जिस तरह की एक्टिविटीज देश में स्थान लिया है, आपको विशेष रूप से नज़र ले जाने की ज़रूरत है। मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल हो रहे गांधी के छपे नोटों पर एक नज़र तो लेकर जाना ही होगा। साहब, यह देश है, अमृत महोत्सव है। मोदी जी देश के 75 वर्ष पर एक्शन का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं, कौन है जो खुशी के अवसर पर कोर्ट जा रहा है? कौन है जो खुशी से कोर्ट के दरवाजे पर जा रहा है? और जब कोई नहीं है तो दुख और दर्द की कीमत क्या आप करोड़ों में देखना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं कि यह करोड़ों का खेल यूं ही खेला जाए? क्या इससे न्याय मिल जाएगा? क्या अमृत महोत्सव पर मोदी सरकार होशो हवास में न्याय व्यवस्था पर इसे चुनौती भी मानेगी कि आम जन को न्याय देने के लिए सरकार रातों रात 10 सुप्रीम कोर्ट तैयार कर सकती है, जहां मात्र 10 रुपए में गोधरा कांड से लेकर सिख दंगा जैसे मामलों पर रातों रात पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकेगा? आप सोचिए, आज का नेता सोचे जरा कि देशभक्त की कौन सी भूमिका में ये लोग नजर आ रहे हैं, जिसे आम जनता को दर्द में राहत मिल रही है। सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अमृत महोत्सव की बात हो रही है। अब आगे मोदी जी अचीवमेंट्स @75 का जिक्र करना चाहते हैं, तो चलिए जरा साहब कौन से उपलब्धियों का जिक्र करना चाहते हैं उसे भी टटोलने की कोशिश करते हैं। मोदी जी आज़ाद भारत के 75 वर्ष के शानदार सफर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहाँ भी साहब प्रचार करके ही जीना चाहते हैं। देश में जश्न ही जश्न है, लोग बेरोजगार हैं, नेता मालामाल है, हर रोज कार्यक्रम और रेड कारपेट पर भाषण की तैयारी है। क्या इसी मात्र से देश नेताओं द्वारा विकास कर जाएगा? क्या 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए शानदार समय है कि भाषण का माहौल बना दिया जाए? उनके शब्दों में अचीवमेंट @75 विषय आज़ाद भारत में हासिल सभी मील के पत्थर को चिन्हित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य 5000 वर्ष पुराने इतिहास की विरासत के साथ 75 साल का जो हमारा आज़ादी का जो ये वर्ष रहा है, इस 75 साल के इस सामूहिक उपलब्धियों का गुणगान करना है। इस विषय के तहत कार्यक्रमों में 1971 की जीत के लिए समर्पित स्वर्णिम विजय वर्ष, महापरिनिर्वाण दिवस के दौरान श्रेष्ठ योजनाओं का शुभारंभ जैसी पहल शामिल है। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए अमृत महोत्सव के लिए, क्योंकि दरअसल हमारे और आपके सामने जो स्थिति है कुछ ऐसी बन रही है। ऐसे में अब आपको समझना होगा कि जिस अमृत महोत्सव को लेकर देश में खासतौर पर सरकारी संस्थानों में जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को लेकर क्या असल स्थिति में आप भी जश्न का हिस्सा होना चाहते हैं, या फिर आप उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं जो आज भी आज़ाद भारत में आज़ाद महसूस नहीं करता है? और ऐसे में आपकी निगाहें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमृत महोत्सव पर जो विशेष तौर पे सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है वो कितना खास तौर पे आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है, तब जब आम जनता इस वक्त दर्द में है। बहुत बहुत शुक्रिया।